समय पहले की बात है। ज्योतिषगढ़ राज्य पर चरण सिंह नाम का एक राजा राज्य किया करता था और उसके मुताबिक धन दौलत ही सब कुछ था। उसका कहना था कि मैं चाहूँ तो किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूँ। इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुरुष, मित्र, यह सब धन दौलत ही है। एक तरफ राजा चरण सिंह धन दौलत के नशे में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ उनकी रानी चंद्रिका बहुत ही बुद्धिमान थी और उनके मुताबिक बुद्धि ही सब कुछ होती है। उनका कहना था कि धन दौलत तो दिखावे की चीज है। दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह है बुद्धि। बुद्धि से श्रेष्ठ कोई नहीं है। एक दिन बागवान में अपनी रानी चंद्रिका के साथ घूमते हुए राजा चरण सिंह ने पूछा, तो रानी साहिबा, क्या तुम बता सकती हो कि दुनिया में धन दौलत बड़ी है या बुद्धि? इस प्रश्न को सुनकर रानी चंद्रिका सोचने लगी। महाराज के मन में जो धन दौलत का मूल्य बना हुआ है उसे मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। उन्होंने कहा, महाराज, मैं धन दौलत से बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही धन दौलत आती है और बुद्धि से ही दुनिया में सब काम का सुचारू रूप से संचालन होता है। महाराज, मनुष्यों के पास यदि बुद्धि ना हो तो उसकी सारी धन दौलत यूं ही लुट जाती है। इसके साथ ही यदि किसी देश का राजा बुद्धिहीन हो तो शीघ्र ही उसका राजपाट चौपट हो जाता है। यह सुनकर राजा चरण सिंह क्रोधित होकर चंद्रिका से बोले, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा ही घमंड है ना। हम ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि तुम बिना धन दौलत के बुद्धि के सहारे कैसे अपना जीवन चला सकती हो। हम तुम्हें आज ही कुंतल वन में बने अपने महल में रहने के लिए भिजवा देते हैं। तुम्हारी सेवा के लिए केवल एक दासी ही तुम्हारे साथ उस महल में जाएगी। खर्च करने के लिए ना तो तुम्हें कोई पैसा मिलेगा और ना ही कोई अन्य सामान। यह सब तुम्हें अपनी बुद्धि से ही वहाँ पर पैदा करना होगा। इसके साथ ही तुम्हें वहाँ जाने से पहले तुम्हारे शरीर पर पहने हुए सारे आभूषण भी उतरवा लिए जाएंगे। उस महल में तुम बिना धन दौलत के 6 माह तक रहोगी। 6 माह तक हमारा तुम्हारा संपर्क बिल्कुल टूटा रहेगा। 6 माह पश्चात हम स्वयं तुम्हारे पास कुंतल वन वाले महल में आएंगे और तब तुमसे पूछेंगे कि बतलाओ, धन दौलत बड़ी है या बुद्धि? ठीक है महाराज, मैं कुंतल वन महल में जाने के लिए तैयार हूँ। वह दोनों उसी समय महल में वापस लौट आए और रानी चंद्रिका ने अपने आभूषण उतारकर राजा को दे दिए। कुछ देर के बाद ही रानी चंद्रिका अपने विश्वास पात्र दासी माला के साथ रथ में बैठकर कुंतल वन की ओर चल पड़ी। कुंतल वन के महल में पहुंचकर उसने दासी माला से कहा, माला, तू कहीं से छोटे छोटे पत्थर चुनकर ले आ। जो आज्ञा रानी जी। कुछ देर के बाद ही उसने कुछ छोटे छोटे पत्थर लाकर चंद्रिका को दे दिए। चंद्रिका ने उन पत्थरों को एक संदूक में रखा और संदूक को बंद कर दिया। इसके बाद उसने संदूक पर अपने नाम का राजकीय मोहर का छाप लगा दी। माला इस संदूक को ज्योतिगढ़ के नगर सेठ धन्नामल को देते हुए कहना कि रानी चंद्रिका ने 500 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई हैं और यह भी कहना कि 6 माह पश्चात हम उसकी 500 स्वर्ण मुद्राएं ब्याज के साथ वापस लौटा देंगे और उसके पास से अपनी यह संदूक वापस लेंगे। जो आज्ञा रानी जी। मैं अभी सेठ धन्नामल के पास जाती हूँ। माला ज्योतिषगढ़ के सेठ धन्नामल के यहाँ पर पहुँची और रानी चंद्रिका की सारी बातें धन्नामल को बता दी। सेठ धन्नामल ने माला से संदूक ली और बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, हाँ,
ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। रानी जी से कह देना कि यह बात गुप्त ही रहेगी, ठीक है। माला स्वयं मुद्राओं को लेकर रानी चंद्रिका के पास पहुंची। तब चंद्रिका ने थैली में से कुछ मुद्राएं निकालकर माला को देते हुए कहा, माला, इस महल में तो खाने पीने को कुछ भी नहीं है। तुम फिर ज्योतिष के घर जाओ और स्वर्ण मुद्राओं के बदले खाद्य सामग्री ले आओ। जो आज्ञा रानी जी। माला स्वर्ण मुद्राएं लेकर पुनः ज्योतिषगढ़ की ओर चल पड़ी। स्वर्ण मुद्राओं के बदले माला ज्योतिषघर से जो खाद्य सामग्री लाई थी उसे खाकर चंद्रिका और माला कुंतन बन के उस निरंजन महल में ही रहने लगे। धीरे धीरे उन दोनों को उस एकांत महल में रहते रहते 5 माह व्यतीत हो गए। एक दिन माला कहने लगी, रानी जी, मेरी समझ में अब तक यह बात नहीं आई कि महाराज ने आपको यह वनवास क्यों दिया है। माला, महाराज को अपने धन दौलत पर बड़ा घमंड है। उसी घमंड में चूर रहने से उन्होंने मुझे यह वनवास दिया है। वह तो सोच रहे होंगे कि बिना धन दिए मुझे 6 माह के लिए इस एकांत महल में भेजकर उन्होंने मुझे सबक सिखाया है, परंतु यह उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि सबक वह मुझे नहीं बल्कि सबक मैं उन्हें सिखाने वाली हूँ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी रानी जी। तब चंद्रिका ने माला को सारी बात विस्तार पूर्वक बतला दी। माला, मैं महाराज को दिखा देना चाहती हूँ कि बुद्धि धन दौलत से बड़ी होती है। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी होगी। मैं हर प्रकार से आपका साथ दूंगी। रानी जी, बतलाइए तो मुझे करना क्या होगा। तुम्हें कल ही पुरुष भेष धारण करके ज्योतिषगढ़ के दरबार में जाकर महाराज से वह कहना होगा जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रही हूँ। जी महारानी जी। चंद्रिका ने माला को सारी योजना समझा दी। दूसरे दिन ही माला पुरुष वेश धारण करके राजा चरण सिंह के दरबार में जा पहुंची और कहने लगी, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कल रात एक शातिर चोर ने मेरे घर में चोरी करके मेरा सब कुछ चुरा लिया है। महाराज, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। महाराज, मैं बर्बाद हो गया। क्या चोरी और हमारे राज्य में? यह तो पहली ही बार सुन रहे हैं हम। हमारे राज्य में आज से पहले तो कोई चोरी नहीं हुई, फिर तुम्हारे घर में चोरी करने की हिम्मत किसकी हुई? महाराज, उसने तो हमें कंगाल बनाया है, पर वह आपको भी नहीं बख्शने वाला है। महाराज, वह आपको भी नहीं बख्शने वाला है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है? महाराज, वह चोर मेरी खाली तिजोरी में यह देखिए आपके नाम का यह पत्र छोड़ गया है। अरे देख। महाराज राजा चरण सिंह ने हैरानी से उस पत्र को पढ़ने लगे, जिस पर लिखा हुआ था, राजा चरण सिंह, मैं बहुत खतरनाक चोर हूँ और मैं शीघ्र ही तुम्हारे खजाने को चुराने वाला हूँ, और तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे खजाना चुराने से रोक सको तो रोक के दिखाओ। तुम्हारा दिन शुभ। तुम्हारा शुभ चिंतक शातिर चोर। पत्र पढ़कर राजा चरण सिंह की भावें तन गईं। राजा ने तुरंत खजांची जी को बुलाकर आदेश दिया, खजांची जी, शातिर चोर ने हमें खजाना लूटने की धमकी दी है, इसीलिए तुम खजाने की सुरक्षा के प्रबंध कर लो ताकि शातिर चोर अपने ध्येय में सफल ना हो सके। और इस आदमी के घर में शातिर चोर ने चोरी की है। तुम खजाने में से धन देकर इस आदमी के नुकसान की भरपाई कर दो। इसी वक्त। ठीक है महाराज, जो हुक्म। इधर माला खजाना लेकर खजांती द्वारा दिया गया धन लेकर कुंतन वन में पहुंची और महारानी से कहने लगी, रानी जी,
महाराज ने मेरे नुकसान की भरपाई के लिए मुझे यह धन दिया है। माला, इस धन में से थोड़ा सा धन निकालकर बाकी धन संभाल कर रख दो। इसकी आवश्यकता हमें 1 माह बाद पड़ेगी। रानी ने थैली में से थोड़ा सा धन निकालकर माला को देते हुए कहा, माला, इस धन से 2 घोड़े, 2 सैनिक की पोशाक और कुछ बड़ी बोरियां ले आओ। रानी द्वारा बताया गया सामान माला लेने चली गई। इस घटना के 5 दिन के पश्चात रानी को माला के साथ ज्योतिषगढ़ के राजमहल में खजाने को चुराने जाना था। इसीलिए उन्होंने महाराज की हस्तलिपि में खजांची के नाम एक पत्र लिखा और उसे अपने पास रख लिया। उसी रात्रि को रानी माला के साथ भेष बदलकर खरीदे गए घोड़े पर सवार होकर ज्योतिषगढ़ की ओर चल पड़ी। माला भी पुरुष भेष में थी। कुछ देर के बाद ही उन दोनों के घोड़े एक विशाल काय पहाड़ी के सामने जा रुकी। अपने घोड़े को वहीं एक पेड़ से बांधकर दोनों गुप्त रास्ते से ज्योतिषगढ़ के राजमहल की ओर चल पड़ी। शीघ्र ही वह उस स्थान पर जा पहुंची जहां गुप्त रास्ता समाप्त होता था। दोनों को राजमहल के और रास्ते की भलीभांति जानकारी थी, इसीलिए वह उस रास्ते की ओर बढ़ गई जो खजाने की ओर जाता था। शीघ्र ही वह खजाने के द्वार पर जा पहुंची और खजांची से कहने लगी, महाराज ने तुम्हारे नाम यह पत्र दिया है। खजांची पत्र लेकर पढ़ने लगा, जिस पर लिखा हुआ था, खजांची, 5 दिन से आप और आपके सैनिक दिन रात मुस्तैदी से खजाने की चौकसी कर रहे हैं। अतः हम महसूस कर रहे हैं कि लगातार चौकसी करते करते आप और आपके सैनिक थक गए होंगे। इसीलिए इस पत्र के द्वारा हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि तुम अपने सैनिकों के साथ आराम करने के लिए इसी समय अपने अपने घर चले जाओ। खजाने की चौकसी का भार पत्रवाहक राम और श्याम को सौंप दो। इसके साथ ही जाते समय खजाने की चाबी राम और श्याम को देते जाना, क्योंकि कुछ देर बाद हम स्वयं खजाने का निरीक्षण करने आने वाले हैं। तुम्हारा राजा राजचरण। पत्र पढ़कर खजांची ने कहा, अरे भैया, थकान के मारे तो मेरा सारा बदन पूरी तरीके से टूट रहा था। चलो भाई, थोड़ा आराम करने को तो अब मिलेगा। लो भैया, ये लो चाबी और खजाने का भार संभालो। हम चलें, थोड़ा आराम कर लें। चलो भाई, सब लोग आराम कर लो। खजांची ने राम और श्याम, बनी चंद्रिका और माला को खजाने की सुरक्षा का भार सौंप दिया और खजाने की चाबी भी दे दी और सैनिकों के साथ वहां से तुरंत चला गया। चंद्रिका और माला ने खजाने में छिपा हुआ धन बड़े बड़े थैले में निकाले और खजाने की दौलत भरने लगी। तत्पश्चात थैली में भरे खजाने को वे दोनों कच के बाहर ले आईं। अगले ही पल वे दोनों एक एक थैला कंधे पर लादकर वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें पहरा देते हुए 2 सैनिक मिले। ये बड़े बड़े थैले उठाकर तुम कहाँ जा रहे हो? इन थैलों में क्या है? भाइयों, अभी कुछ देर पहले खजांची ने सातिर चोर और उनके 9 साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। अब क्या है कि हम सातिर चोर और उसके साथियों की लाशें थैली में भरकर राजमहल से बाहर ले जा रहे हैं। बस यही है। क्या सातिर चोर और उसके साथी मारे गए? अरे वाह, यह तो बड़े ही अच्छी खबर है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब वह दोनों राम और श्याम बने सैनिक आगे बढ़ गए। थैले को उठाए हुए दोनों गुप्त रास्ते के द्वार पर पहुँचे। माला, पहले सारे थैले को यहाँ इकट्ठा कर लो, तब खजाने को लेकर कुंतन वन की ओर चलेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। रानी जी कुछ देर के बाद खजाने के सारे थैले गुप्त द्वार के पास इकट्ठा हो गए।
धीरे धीरे दोनों ने एक एक बोरी कर कर ले आकर बाहर एक तरफ जमा कर दिया। चंद्रिका और माला सारी रात घोड़े की मदद से एक एक करके खजाने से भरे हुए थैलों को कुंतन बन के महल में पहुंचाती रहीं। अगले दिन सुबह होने पर दो सैनिक खजाने के द्वार पर पहुंचे और कहने लगे, ये क्या, खजाने के दरवाजे खुले पड़े हैं। दोनों सैनिक खजाने के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि सारा खजाना खाली पड़ा था। हाँ, लगता है सातिर चोर अपनी चतुराई दिखा गया है। हाँ, बाप रे, उन दोनों को वहाँ एक पत्र पड़ा हुआ मिला, जिसे लेकर वह महाराज के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज महाराज गजब हो गया, सातिर चोर खजाना लूट कर ले गया। महाराज, खजाना लूट कर ले गया? क्या खजाना लूट गया? हाँ महाराज, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, खजाना बिल्कुल खाली पड़ा है। वहाँ हमें बस यही देखिए, ये पत्र मिला है जिसमें सातिर चोर आपके नाम कुछ लिख कर छोड़ गया है। चरण सिंह ने जल्दी जल्दी वह पत्र पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था, महाराज, हम तुम्हारा खजाना लूट कर ले जा रहे हैं। अब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हम कितने सातिर चोर हैं। अब तुम ही हमें पकड़कर दिखलाओ तो जाने तुम्हारा शुभचिंतक सातिर चोर। पत्र पढ़ने के पश्चात राजा ने आदेश दिया कि सैनिकों, इसी समय खजांची को मेरे सामने पेश कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर के बाद खजाने का खजांची मंत्री चरण सिंह के सामने खड़ा था। वह कहने लगा, महाराज कहिए क्या आदेश है। तब महाराज गुस्से में बोले, आदेश के बच्चे, पहले तो यह बतलाओ कि तेरे होते हुए खजाना कैसे लूट गया। क्या कहा महाराज, खजाना लूट गया? क्षमा करें महाराज, जब तक मैं अपने सैनिकों के साथ खजाने के पहरे पर था तब तक तो खजाना बिल्कुल सकुशल अपने स्थान पर ही था। हो सकता है सातिर चोर ने खजाना तब तक चोरी किया हो जब मेरे स्थान पर वह राम और श्याम पहरा दे रहे थे। महाराज, हाँ, तभी हुआ होगा। यकीनन अब वे राम और श्याम कौन हैं? अरे महाराज, आपने ही तो कल रात उन दोनों को मेरे पास भेजा था। वह दोनों आपका पत्र लेकर मेरे पास आए थे। क्या कहा? मेरा पत्र? अरे मैंने तो किसी राम और श्याम को कोई पत्र लिखकर नहीं दिया था। जरा वह पत्र हमें तो दिखलाओ। पत्र को पढ़कर राजा बुरी तरीके से चौंक गया और कहने लगा, यह पत्र तो मेरी ही हस्तलिपि में लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि खजांची जिन राम और श्याम ने यह पत्र दिया था वह सातिर चोर के गिरोह के ही आदमी थे। खजांची, हम बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। अरे चोर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, स्वयं ही उसे पकड़ेंगे। शीघ्र ही सारे राज्य में खजाना लूटने की सूचना आग की तरह फैल गई। इधर कुंतल बन के महल में माला ने रानी को सूचना दी, रानी जी, खजाना चोरी हो जाने से महाराज बहुत परेशान हैं। वह आज की रात नगर में घूमकर स्वयं चोर को पकड़ना चाहते हैं। माला तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लाई है। आज की रात मुझे साधु का भेष धारण करके ज्योतिषगढ़ जाना होगा। रानी जी, आप रात को वहाँ अकेले मत जाइएगा, क्योंकि आज रात महाराज स्वयं नगर में गश्त लगाएंगे। ऐसी हालत में आप वहाँ जाएंगी तो आपका पकड़े जाने का खतरा रहेगा। रानी चंद्रिका माला को तसल्ली देते हुए बोली, माला तू घबरा मत, यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा कि वहाँ खतरा मुझे होगा या महाराज को। चंद्रिका उस रात को साधु का वेश धारण करके ज्योतिषगढ़ की ओर चल पड़ी। शीघ्र ही वह ज्योतिषगढ़ जा पहुंची और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गई। इधर राजा चरण सिंह घोड़े पर बैठकर नगर में गश्त लगा रहे थे और
कुछ देर के बाद गश्त लगाते हुए राजा चरण सिंह ने साधु बनी चंद्रिका को देखा। सातिर चोर के बारे में पूछताछ करने के लिए वह साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, अब साधु महाराज, क्या आपने इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते हुए देखा है क्या? मैं तो ध्यान में डूबा हुआ था। अगर मेरे पास से कोई निकला भी होगा तो मुझे नहीं पता बच्चा, लेकिन क्या बात है, आप कौन हैं और रात्रि के इस पहर में नगर में क्यों घूम रहे हैं? अब साधु महाराज, मैं इस देश का राजा हूँ। इन दिनों हमारे राज्य में सातिर चोर ने बहुत उत्पात मचाया हुआ है। हमारा सारा खजाना लूट कर ले गया। हम उसी की खोज में इस समय घूम रहे हैं। ओ राजन, यह तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई है। खजाना खाली हो जाने पर आप राजकाज किस प्रकार चलाएंगे? इसी बात को तो सोचकर हम परेशान हो रहे हैं। साधु बाबा, राजन, आपको खाली खजाना भरने के लिए प्रजा पर नए नए कर लगाने होंगे, तभी आपका खाली खजाना भर सकेगा, अन्यथा नहीं। क्या प्रजा पर नए कर? लेकिन साधु बाबा, प्रजा पर तो पहले से ही कई कर लगे हुए हैं। इन्हीं करों से वह परेशान है। राजन, प्रजा के हित के लिए ही तो आपको यह सब कुछ करना होगा। अगर किसी पड़ोसी देश के राजा को तनिक भी इस बात की भनक पड़ गई तो वह शीघ्र ही तुम्हारे राज्य पर धावा बोल देगा। इससे पहले कि ऐसा हो राजन, आप प्रजा पर यह कर लगाकर खाली खजाने को भरिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे आपकी सलाह पसंद आई साधु बाबा। शीघ्र ही इस विषय पर सोच विचार करके मैं कोई निर्णय लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे ही दिन राजा चरण सिंह ने दरबार में घोषणा की, प्यारे राज्यवासियों, सातिर चोर राजकीय खजाने को खाली कर चुका है। यह तो आप सभी जान चुके हैं। खजाने को पुनः भरने के लिए हमें आप लोगों पर नए कर लगाने पड़ेंगे। हमें आशा है कि आप लोग नए करों को अदा करने में आनाकानी ना करेंगे। हमें अपना अमूल्य सहयोग दें। राजा चरण सिंह की यह घोषणा सुनकर वहां उपस्थित लोगों में आक्रोश फैल गया। वहां मौजूद लोग कहने लगे, अरे महाराज, हम नए करों को किसी भी सूरत में अदा नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, नए कर नहीं देंगे, नए कर नहीं देंगे। महाराज, यदि आपको खाली खजाना भरना है तो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से भरिए, नया कर हम नहीं देंगे। यह सुनकर राजा चरण सिंह डर गया और सोचने लगा, प्रजा का रुख तो अचानक आक्रमण जैसा लग रहा है। अगर मैंने वास्तव में ही इन पर नए कर लगा दिए तो निश्चय ही ये लोग बगावत पर उतर आएंगे। वह परेशान सा हो उठा, दरबार से उठकर खड़ा हुआ और सोचने लगा, अरे यह सातिर चोर ने हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है। अब हम करें भी तो क्या करें? क्या इसी उधेड़बन में न जाने कब पूरा महीना बीत गया। राजा चरण सिंह खाली खजाने को भरने का कोई उचित समाधान नहीं सोच पाया। तभी राजा को ख्याल आया, हमारी रानी चंद्रिका बड़ी ही बुद्धिमान थी। हमें उनके पास जाकर इस समस्या का कोई समाधान पूछना चाहिए। वह कोई ना कोई उचित सलाह अवश्य ही देंगी। उसी समय राजा रथ में बैठकर कुंतल बन के महल में पहुंचा। राजा को देखकर रानी कहने लगी, आइए महाराज, आइए, 6 माह बीत चुके हैं। क्या आप हमसे यह पूछने आए हैं कि धन दौलत बड़ी होती है या बुद्धि बड़ी होती है? अरे बस बस रानी चंद्रिका, अब आप हमारे जले पर इस प्रकार नमक मत छिड़किए। अब हमें इन दिनों बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। आपको तो पता ही है क्या हुआ महाराज। अरे रानी चंद्रिका जी, हमारे खजाने को सातिर चोरों ने लूट लिया है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि खाली खजाने को कैसे भरा जाए।
अगर खजाना खाली रह गया, हमने नहीं भरा तो आसपास के राज्य हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। अरे करे भी तो क्या करें? क्या महाराज, इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? मैं आपका खाली खजाना भरूं क्या? तुम भला खाली खजाने को कैसे भरोगी? रानी चंद्रिका ने राजा को उस कक्ष में ले आई जिसमें वह धन दौलत रखी हुई थी, जो वह माला की सहायता से ज्योतिषगढ़ के खजाने से लाई थी। उस दौलत को देखकर राजा कहने लगा, रानी चंद्रिका, इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई? जाइए महाराज, जाकर इस धन से अपना खाली खजाना भरिए। अरे चंद्रिका, अब रानी आप अब तो बता दो कि यह दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई है। महाराज, कल मैं अपनी दासी माला के साथ ज्योतिषगढ़ जाऊंगी, तभी आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बतलाऊंगी। ठीक है रानी, हम तुम्हारे ज्योतिषगढ़ आने की प्रतीक्षा करेंगे। तब राजा चरण सिंह खजाने को लेकर रथ में बैठकर वहां से ज्योतिषगढ़ की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन रानी ज्योतिषगढ़ पहुंची और कहने लगी, महाराज, मैंने जो धन आपको कल दिया था वह धन वही था जो सातिर चोर ने चोरी से ज्योतिषगढ़ के खजाने से लूटा था। क्या? हाँ महाराज, मैं ठीक कह रही हूँ। अगर तुम्हारा कहना सही है तो रानी, सातिर चोर द्वारा लूटा गया धन तुम्हारे पास कैसे आ पहुँचा? महाराज, क्योंकि सातिर चोर और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। क्या? या तुम क्या बोल रही हो? रानी, मैं ठीक ही कहती हूँ। महाराज, तब तक चंद्रिका ने विस्तार पूर्वक राजा चरण सिंह से सारी बात बतला दी। सारी बातें बताने के पश्चात रानी कहने लगी, महाराज, 6 माह पूर्व जब आपने मुझे माला दासी के साथ कुंतल वन वाले महल में भेजा था तो ना ही आपने मुझे कोई धन दिया था और ना ही मेरे पास कोई गहने छोड़े थे। ऐसी परिस्थिति में मैं 6 माह तक अपना और माला का पेट कैसे भरती, सो मैंने बुद्धि से काम लिया। मैंने इन पत्थरों की संदूक पर अपनी मोहर लगाकर नगर से धन्नामल के पास गिरवी रखवा दिया। नगर सेठ से उधार लिए धन से मैंने 6 माह तक अपना और माला का निर्वाह किया। इसके अलावा आपका खजाना इसलिए लूटा कि ताकि आप जान सको कि मनुष्य यदि बुद्धि से काम ले तो असंभव कामों को भी सिद्ध कर सकते हैं। महाराज, बुद्धि के प्रयोग के कारण ही मैं कड़ी सुरक्षा के बीच में खजाने को आसानी से लूट सकी हूँ। महाराज, धन दौलत तभी आदमी का साथ देती हैं जब मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करे। इतना कहकर रानी चंद्रिका चुप हो गई। कुछ देर के बाद उसने राजा चरण सिंह से पुनः कहा, महाराज, क्या आप मुझसे वही पूछेंगे कि धन दौलत बड़ी होती है या बुद्धि? यह सुनकर राजा चरण सिंह ने लज्जा से सिर नीचे झुका लिया और कहने लगा, रानी चंद्रिका, तुमने मुझे सबक सिखाकर मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। अभी तक मैं तो धन दौलत को ही सब कुछ समझता था, परंतु अब मुझे समझ में आ गया कि बुद्धि के आगे धन दौलत कोई चीज़ नहीं है। आदमी के अंदर अगर बुद्धि हो तो वह निर्धन से भी धनवान बन सकता है। मुझे अब सब समझ में आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी, मेरी आंखें खोलने के लिए। चरण सिंह की बात सुनकर रानी चंद्रिका के मुख पर संतोष की रेखाएं खिंच गईं। अब राजा चरण सिंह को यह समझ में आ चुका था कि जीवन में बुद्धि का बहुत महत्व होता है और वे अपनी रानी चंद्रिका के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।